हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया। सेट लगा लिए सभी? सबने सेट लगा लिया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिस्कशन की बारी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे और बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है देखिए और बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? ठीक है, पूछ रहा है एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, ये बताना है। क्या क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य, कुक जलडमरू मध्य, बॉस जलडमरू मध्य, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा हो जाएगा इसका? ठीक है, जलडमरू मध्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताना है इसका आंसर आपका क्या हो जाए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए अगर बॉस जलडमरू मध्य की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को, ठीक है, किसको किसको? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और किसको? तस्मानिया को अलग करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। कुक जलडमरू मध्य जो है आपका, कुक जलडमरू मध्य जो है ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को, कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। ठीक है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। ठीक है, चलिए, और एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन? बेरिंग जलडमरू मध्य, कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, प्रशांत महासागर को और आपका किसको? अटलांटिक को, ठीक है, भी अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। क्लियर है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये कौन सा? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। कौन? बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अच्छा, सबसे चौड़ी जल संधि पूछे तो कौन सा? डेविस जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि पूछे, सबसे चौड़ी जल संधि पूछे तो कौन सा? डेविस जल संधि। कौन सा? डेविस जल संधि हो जाएगा। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, ये बताना है। अटलांटिक में, प्रशांत में, हिंद महासागर में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। मेरियाना ट्रेंच की बात की गई है, किस महासागर में है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर अटलांटिक महासागर की बात करें, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है प्यूरोटिको। कौन सा है? प्यूरोटिको अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, प्यूरोटिको, प्यूरोट्रिको, ठीक है, प्यूरोट्रिको। ठीक है, ये कितना कितना मीटर गहरा है? ठीक है, इसकी गहराई कितनी है आपकी? 8385 मीटर। कितनी है? 8385 मीटर ये आपका गहरा है, 8385 मीटर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है आपका सुंडागर्त। कौन सा है? सुंडागर्त, जो 8152 मीटर है। ठीक है, हिंद महासागर का कौन सा है? सुंडागर्त, सुंडागर्त। ठीक है, कितना गहरा है? ये आपका है 8152। ठीक है, 8152। और प्रशांत महासागर का कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है, जो कितना है? 11,000, ठीक है, 33। कितना? 11,033 आपका हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? तो आंसर आपका क्या होगा? मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे? प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे? प्रशांत महासागर में स्थित है, जो इसका सबसे गहरा बिंदु आपका है, गहरा खाई है। तो आंसर क्या हुआ आपका? 112 का बी सही आंसर हो गया। 112 का बी सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? किसमें खरीफ और रबी से कौन सा संबंधित नहीं है, ये बताना है। आपके पास दिया हुआ है, बताइए, पढ़िए और बताइए कौन सा हो जाएगा। खरीफ और रबी फसल की बात की गई है, खरीफ और रबी फसल की बात की गई है। चलिए देखते हैं। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में इसकी फसल जो है वो आपकी क्या होती है? काटी जाती है। पहला ये है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में काटा जाता है। दूसरा है, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। ये आपका सही है। कब काटा जाता है? शरद ऋतु में काटा जाता है, ना कि बसंत ऋतु में काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका गलत, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है, रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है, ठीक है, और बसंत ऋतु के अंत में रबी की फसल काटी जाती है। रबी के लिए तो ये सही है कि शरद ऋतु में इसकी बुआई कर दी जाती है और बसंत ऋतु में इसकी कटाई होती है। और खरीफ के लिए सही क्या है कि ये जो है वर्षा ऋतु के आरंभ में इसकी बुआई होती है और शरद ऋतु में आपकी फसल की कटाई हो जाती है, ठीक है। इसकी कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर के लगभग, और जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, ठीक है। खरीफ की कब कटाई कब होगी? कटाई होगी आपकी सितंबर अक्टूबर में। कटाई कब होगी? सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाएगी, ठीक है, कटाई होगी। और बुआई कब होगी? जून जुलाई में। बुआई कब हो जाएगी? जून जुलाई में बुआई हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे इसको, जून जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा फसल आता है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, ये सब का सब किस में आता है? इसी में आता है, ठीक है। धान, ज्वार, बाजरा, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, ठीक है, जूट, कपास, नकदी में भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो ठीक नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, यानी 113 का क्या हुआ? ए नंबर हो गया। 113 का ए आपका सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। विश्व में सबसे बड़ा गरान वन निम्न में से कौन सा है? अफ्रीका का, अल्पाइन का, सुंदरवन, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। गरान वन बोले, मैंग्रोव वन बोले, या ज्वारीय वन बोले, ठीक है। गरान वन बोले या फिर आपका क्या रहेगा? ज्वारीय वन रहेगा, या फिर आपका मैंग्रोव वन रहेगा, ठीक है। कौन सा? मैंग्रोव वन होगा। तो बताना है कौन सा हो जाएगा। ये आपका सुंदरवन होगा। कौन होगा? सुंदरवन आपका हो जाएगा। और यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ आपका? सी सही हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ। सुंदरवन की बात करें, सुंदरवन कहाँ है? ये भारत और बांग्लादेश, भारत और कहाँ? बांग्लादेश में, ठीक है। भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन स्थित है, ठीक है। भारत में कहाँ? पश्चिम बंगाल। भारत में कौन सा राज्य? भारत का पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सुंदरी नाम का पौधा ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदरवन पड़ा है। ये एक प्रकार का क्या है? मैंग्रोव वन है। कहाँ पर है ये? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना के डेल्टा पर, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे आपका सुंदरवन स्थित है, सुंदरवन आपका स्थित है। तो अब बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो गया? बता दिए हैं। 114 का सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 114 का सी आपका सही हो जाएगा।
सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मैंग्रोव वन है। सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा? मैंग्रोव वन है, जिसे कि पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा भी मैंग्रोव ये अमेजन वर्षा वन को ही कहते हैं, अमेजन वर्षा वन, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्न में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, ये बताना है। जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु ऊपर उठती है तो कौन सी घटना घटित होती है? प्रशांत मौसम, हिमपात, तूफान और चक्रवाती तूफान, गहन वर्षा और ओला। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 115 का क्या होगा। क्या होता है? जब अति शीतल वायु संहति के ऊपर अति तप्त होकर आर्द्र वायु उठती है तो तूफान और चक्रवाती तूफान आपका आता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ओला होता है उसके साथ में। ठीक है, तो आपका 3 और 4 दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में 3 और 4 दोनों है। ऑप्शन नंबर सी में 3 और 4 है। तूफान और चक्रवाती तूफान होता है, गहन वर्षा और ओला पड़ता है। तो 115 का क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 116। 2011 की अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? कितना प्रतिशत भारत में रहता है ये आपको बताना है। 15, 17.5, 20। ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया, लेकिन वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में जो आपका रिपोर्ट आया है उसमें भारत का स्थान विश्व में पहला आ गया है। ऐसे भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो कौन सा था? दूसरा था ना। पहले स्थान पे कौन था? चीन था। पहले स्थान पे कौन था? चीन था। लेकिन वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या में पहले स्थान पे आ गया है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत जनसंख्या में पहले स्थान पे आ चुका है। लेकिन यहाँ 2011 की जनगणना की बात की जा रही है, उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितना? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्लियर है? हाँ, उस समय के अनुसार चीन था, भारत था। ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका भारत था। उसके बाद अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है। ठीक है, भारत है, चीन है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है। और अगर वही क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान भारत का है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत में कितना हिस्सा है? 2.42। भारत का कितना है? भारत का 2.42। ठीक है, भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% आपका हो जाएगा। और विश्व में कितना स्थान है? 7वां स्थान है। 8वें नंबर पे कौन है? 8वें नंबर पे आपका अर्जेंटीना है। 8वें नंबर पे कौन है? 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। कौन? अर्जेंटीना आपका 8वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो कौन सा है? रूस है। ठीक है, रूस है, फिर कनाडा है, चीन है, अमेरिका है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, उसके बाद ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। और फिर आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? उसके बाद अपना भारत है और फिर अर्जेंटीना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। पालघाट निम्न में से किस राज्य को जोड़ता है? ये बताना है। पालघाट कल भी बताए हैं। दक्षिण भारत की मुख्य दर्रें कौन सी है? थालघाट है। कौन सा है आपका? एक है थालघाट। थालघाट कहाँ से कहाँ तक? नासिक से मुंबई। थालघाट कहाँ से? नासिक से मुंबई। ठीक है, नासिक से मुंबई के बीच में थालघाट। घोड़घाट मुंबई से पुणे। घोड़घाट कहाँ?
मुंबई से पुणे, ठीक है, भोरघाट मुंबई से पुणे। चलिए, फालघाट भोरघाट, उसके बाद आपका पालघाट कोयम्बटूर से कोच्चिन, यानी कि केरल से तमिलनाडु, यहाँ पे राज्य का नाम दिया हुआ है, ठीक है, पालघाट, पालघाट कोयम्बटूर से कोच्चिन, कोयम्बटूर से कोच्चिन, ठीक है, कोयम्बटूर से कहाँ, कोच्चिन आपका पालघाट हो जाएगा। और एक कौन सा आपको बताए थे, सेनकोटा, कौन सा, सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा, ये कहाँ पर है, ये त्रिवंतनमपुरम से, त्रिवंतनमपुरम से मदुरई, त्रिवंतनमपुरम से कहाँ, मदुरई के बीच में हो जाएगा, त्रिवंतनमपुरम से मदुरई के बीच में सेनकोटा दर्रा। तो पालघाट कहाँ कहाँ है, केरल और तमिलनाडु, कहाँ, केरल और तमिलनाडु। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, केरल और तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा, 117 का सी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं और मार्ग बदलने के लिए जो फेमस है, ठीक है, कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर गिरती है या मिलती है, खगड़िया के निकट, पूर्णिया के निकट, सहरसा के निकट, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। कोसी नदी की बात की गई है जो कि एक गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, बताना है इसके बारे में। कोसी नदी की बात करें तो ये निकलती कहाँ से है, नेपाल से, निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम है नेपाल में, ठीक है, नेपाल से निकलती है। और फिर ये कहाँ पर गंगा से मिलती है, ये आपका कुर्सेला के पास, कहाँ पे, कुर्सेला के पास गंगा से मिलती है, ठीक है, कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ना खगड़िया, ना पूर्णिया, ना सहरसा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं। कहां पर, ये कुर्सेला के पास कोसी नदी मिलेगी। और भी गंगा की सहायक नदी है, जैसे कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी कहाँ पर, चौसा के निकट, ठीक है, कर्मनासा नदी कहाँ पर मिलती है, चौसा के निकट मिलती है। उसके बाद आपकी महानंदा है, महानंदा कहाँ पे, कटिहार के पास महानंदा मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये पुनपुन नदी है, फतुआ के पास पुनपुन नदी मिलती है, ठीक है, फतुआ के पास कौन सी नदी, पुनपुन नदी मिलेगी गंगा से, ठीक है, पुनपुन नदी मिल जाएगी। उसके बाद महानंदा, ये कहाँ पर, महानंदा नदी, ये आपका कटिहार के पास, महानंदा कहाँ पे, कटिहार के पास मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा था, उसके बाद आपका था कर्मनासा, चौसा के पास मिलेगी, कर्मनासा कहाँ पे, कर्मनासा आपका चौसा के पास, कर्मनासा नदी जो गंगा की ही सहायक है, ये कहाँ पे, ये चौसा के पास मिलेगी, ठीक है। गंडक कहाँ पे, हाजीपुर में, गंडक कहाँ, हाजीपुर में मिलेगी, ठीक है, गंडक नदी हाजीपुर में, गंडक नदी कहाँ, हाजीपुर में। चलिए क्लियर है, इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, नागिन झील किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। नागिन झील की बात की जा रही है, जितने भी नाग नागिन से संबंधित आप झील देखेंगे वो सब का सब कहाँ है, वो सब का सब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जैसे आपका शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नाग झील, नागिन झील, ठीक है, ये सब कहाँ है, ये सब आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। डल झील भी कहाँ है, डल झील भी आपका जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग, ठीक है, बैरी नाग, अनंतनाग, नाग झील, नागिन झील, ये सब कहाँ पे, ये सब आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा, उसके बाद बात करें पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की, पूर्वोत्तर भारत की मीठे
पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये कौन सी हो जाएगी? मीठे पानी की सबसे बड़ी, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील, ये हो जाएगी लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। कहाँ है ये लोकटक झील? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इसी लोकटक झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में आपका स्थित हो जाएगा। क्लियर है? और जितना ताल वाला दिखेगा ना, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, ये सब कहाँ पे? उत्तराखंड। ठीक है, सात ताल नैनीताल, राकस ताल, ये सब आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये सब का सब कहाँ पे है? ये सब का सब है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा मिलान सही है ये बताना है। रेशम अनुसंधान संस्था बेंगलुरु, सरकरा अनुसंधान संस्था चेन्नई, चर्म अनुसंधान संस्था लखनऊ, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। रेशम अनुसंधान संस्था, ये बेंगलुरु, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ये आपका सही है। बहुत सारा है, रेशम के लिए बहुत सारे संस्था बनाए गए हैं, जैसे आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी है राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान संस्था और प्रायोगिक संस्था। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी है, मैसूर में भी है, ठीक है, बेंगलुरु में भी है, बहुत सारी है। तो ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका सही। उसके बाद सरकरा अनुसंधान संस्था चेन्नई, ये चेन्नई में नहीं है, ये कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में। सरकरा अनुसंधान संस्था कहाँ है? कानपुर में स्थित है। उसके बाद चर्म अनुसंधान संस्था, ये आपका लखनऊ नहीं चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। चर्म अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? चेन्नई में। उसके बाद ऐसी ही बहुत सारी संस्था है, जैसे चावल कहाँ है? कटक में। चावल कहाँ? चावल कटक में। आलू अनुसंधान संस्था शिमला में। आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पे? शिमला में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्था शिमला में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून। वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ? देहरादून में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रेशम अनुसंधान संस्था बेंगलुरु। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 121, रेखीय मापक में सातवें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? ठीक है, रेखीय मापक में सातवें भाग की दूरी, सौवें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? प्रतिनिधि, भिन्न, सरल मापक, कर्णिक मापक, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बताएंगे क्या होगा? बताएंगे क्या होगा?
प्रतिनिधि भिन्न, सरल मापक या कर्णिक मापक। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, कर्णिक मापक। रेखीय मापक में जब 100वें भाग की दूरी मापी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कर्णिक मापक उसे बोला जाता है। कौन सा, कर्णिक मापक बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है, बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध मरम्मत, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ऑपरेशन फ्लड की बात की गई है, ठीक है। इससे कौन सा संबंधित है ये आपको बताना है। ऑपरेशन फ्लड यानी कि आपका कौन सा होगा, श्वेत क्रांति। कौन सा, इससे कौन संबंधित है, श्वेत क्रांति भी, ठीक है, संबंधित है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जनक हैं, ठीक है, वर्गीज कुरियन। ये तो श्वेत क्रांति हुई। उसके बाद हरित क्रांति भी है, हरित क्रांति भी है। हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कहाँ हुई, उत्तराखंड के पंतनगर से इसकी शुरुआत हो जाती है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में जनक है और भारत में कौन है, एमएस स्वामीनाथन। भारत में कौन है, एमएस स्वामीनाथन भारत में जनक है। हाँ लिख लेंगे, ये आपके कहाँ पे, ये विश्व के जनक हो गए, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हो गए। और एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन ये आपके भारत में, ये कहाँ पे, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हो गए, ठीक है। शुरुआत कहाँ होती है, उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय से, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से आपकी इसकी शुरुआत हो जाती है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये है आपका किससे, डेयरी विकास से। किससे, डेयरी विकास से संबंधित है, ठीक है, जिससे कि श्वेत क्रांति भी आपका संबंधित है, ठीक है। चलिए आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। सिंदरी कहाँ है, सिंदरी कहाँ है ये बताना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सिंदरी अच्छा फेमस क्यों है, उर्वरक के लिए। सिंदरी आपका फेमस क्यों है, उर्वरक के लिए फेमस है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी, ये आपका किस लिए फेमस है, उर्वरक के लिए फेमस है, उर्वरक के लिए, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र, सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पर, सिंदरी में ही स्थापित किया गया है। और ये सिंदरी है कहाँ पर, ये सिंदरी आपका कहाँ है, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड में स्थित है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। उसी तरह पूछेगा तलचर, तलचर, तलचर ये कहाँ है, तो ये आपका ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में। किस लिए फेमस है, कोक आधारित उद्योग के लिए। किस लिए, कोक आधारित उद्योग के लिए, कोक आधारित उद्योग, कोक आधारित उद्योग के लिए तलचर फेमस है। और कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। रामागुंडम आंध्र प्रदेश का, ये भी आपका फेमस है। रामागुंडम ये भी आपका कोक आधारित उद्योग के लिए ही है। रामागुंडम, रामागुंडम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आंसर क्या हुआ, बी सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। उच्चावच प्रदर्शन की हेस्यूड विधि का विकास किसने किया है, गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गीगर ने, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। उच्चावच प्रदर्शन की हेस्यूड विधि, ठीक है, ये आपको बताना है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए छोटी छोटी रेखाओं का खींचना हेस्यूड विधि में शामिल है, ठीक है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए छोटी छोटी रेखा, छोटी छोटी रेखा, ठीक है, छोटी छोटी रेखा का खींचा जाना हेस्यूड विधि में शामिल है। और ये देने वाले कौन थे, लेहमान। कौन थे, लेहमान ने इसे दिया था। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। लंबी जड़ और नुकीले कांटे अथवा मूल युक्त झाड़ी, यहाँ पे मूल हो जाएगा, ठीक है, मूल युक्त झाड़ी और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे? लंबा जड़ हो, नुकीला कांटा हो, ठीक है, या फिर मूल युक्त झाड़ी हो या लघु वृक्ष हो, ठीक है, आरक्षित अवरुद्ध वाले वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी ओडिशा में, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में, शिवालिक के तराई में, ठीक है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। ये आपके कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। इसके अलावा इसमें कौन कौन सा पेड़ आता है? तो इसमें आपका वृक्ष आ जाता है तार, नीम, ओक, सफेदा, ठीक है, इस सब का आ जाता है। तार, नीम, ओक, सफेदा और आपका सैसिल। तार, नीम, ओक, ठीक है, ये सब आ जाता है। इसे जो है किस में शामिल किया जाता है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वृक्ष में, कांटेदार वन में, कांटेदार वन में इसे शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा उष्ण कटिबंधीय आपका जो सदाहरित वन है उसमें रोजवुड, महोगनी, ठीक है, सरोजवुड, ये सब आ जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा रोजवुड, सरोजवुड, महोगनी, एनी, अबनी, बेत, ये सब आपका किस में आ जाएगा? ये सब उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में आ जाएगा। आंसर क्या हुआ? बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 126। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, ये बताना है। भवानी सागर, कृष्णराज सागर, शिव समुद्रम, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। बताएंगे कौन सा हो जाएगा। भवानी सागर बांध की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भवानी सागर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। शिव समुद्रम कहाँ है? ये आपका कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णराज सागर ये भी आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ही है। कडना बांध माही नदी पर है। कडना बांध कहाँ पे है? माही नदी पर आपका स्थित है। पंचेत बांध आप सुने हैं, दामोदर नदी पर, झारखंड में है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। कडना बांध कौन सा बोले थे? कडना बांध किस नदी पर? माही नदी पर। कौन सी नदी? माही नदी पर है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। पंचेत बांध किस नदी पर? दामोदर नदी पर। किसकी परियोजना है? पश्चिम बंगाल की परियोजना है और झारखंड की। पश्चिम बंगाल और किसकी? झारखंड की। पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद टिहरी बांध परियोजना, ये भागीरथी और भिलंगाना। टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी और भिलंगाना नदी पर आपका स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है? चलिए, तो कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो ये नहीं है आपका शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। किस भाग में खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का बताएंगे।
वैसे अगर डायरेक्ट जगह का नाम देकर पूछता तो कौन सा होता? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा होता? सबसे बड़ा भंडार आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार हो जाता, जहां पर आपका खनिज संसाधन काफी मात्रा में, छोटा नागपुर का पठार हो जाता। अच्छा, ये तो आपका खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र हो गया। लेकिन अगर पूछ ले धात्विक खनिज में, कौन सा? धात्विक खनिज में, धात्विक खनिज में संपन्न, धात्विक खनिज में संपन्न कौन सा क्षेत्र है? तो ये है आपका धारवाड़ क्षेत्र। कौन सा है? धारवाड़ क्षेत्र जो है ये धात्विक खनिज से संपन्न आपका हो जाएगा। ठीक है, तो किस भाग में, भाग पूछा है तो किधर पड़ेगा आपका? दक्षिण पूर्व में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? दक्षिण पूर्व में पड़ेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दक्षिण पूर्व इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। उद्योग है और अवस्थिति है, कहाँ पे कौन सा उद्योग स्थित है ये आपको बताना है। बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या? चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम जेके नगर, एल्यूमिनियम कहाँ? जेके नगर। तांबा मलाज खंड, तांबा कहाँ? मलाज खंड। ठीक है, जस्ता बाटापाड़ा, जस्ता बाटापाड़ा। ठीक है, जूट, जूट कहाँ? आपका टुंड्रू, जूट कहाँ पे? टुंड्रू में, जूट टुंड्रू में। तो एल्यूमिनियम जेके नगर में, तांबा मलाज खंड में, जस्ता बाटापाड़ा में, जूट टुंड्रू में। क्लियर है? एल्यूमिनियम जेके नगर। तो ए का कौन सा? 3, ए का 3 दोनों में है, ए का 3। ठीक है, बी का 1 तांबा मलाज खंड, बी का 1 दोनों में है। जस्ता बाटापाड़ा 4 इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, और सी का 2। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए नंबर इसका सही आंसर हो गया। ए का 3, बी का ए, सी का 4, डी का 2। ए का 3, बी का ए, सी का 4, डी का 2। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 129। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित होता है, जिसका कारण क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित होता है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले भारत की जो अवस्थिति है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, और कर्क रेखा से नीचे वाला जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय और ऊपर वाला क्षेत्र आपका उपोष्ण। तो सबसे पहले भारत जो है इसकी अवस्थिति क्या है? ये आपका उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और कौन सा? उपोष्णकटिबंधीय। कौन सा? उपोष्णकटिबंधीय दोनों में आता है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय, इस दोनों में भारत आपका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मध्य एशिया की जो ठंडी हवा आती है उससे भी मौसम जो है वो आपका क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवा है, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा ये मानसून विस्थापित करती है। ये क्या करती है? मानसून विस्थापित करती है, मानसून को प्रभावित करती है, विस्थापित करती है। अच्छा, यहाँ पे कारण पूछा है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि कौन करता है, विस्थापित करती है। ठीक है, ये भी। उसके अलावा आपका जो अरब सागर है और हिंद महासागर है, वहां से आने वाली जो हवा है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, हिंद महासागर और अरब सागर, हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली जो हवा है, अरब सागर से आने वाली हवा, ठीक है, आने वाली हवा पर भी ये, आने वाली हवा पर निर्भर करता है। ठीक है, हवा पर भी ये निर्भर करता है। चलिए, अब है भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित होता है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण है कि स्थल और समुद्र, ठीक है, स्थल और समुद्र का विभेदी तापन, स्थल और समुद्र का विभेदी
तापन, ये इसका रीजन है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब मध्य एशिया की ठंडी हवा विस्थापित कर देती है, लेकिन उसका रीजन यहाँ पे पूछा है, तो रीजन है स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। क्लियर है, तो 129 का क्या हुआ, ए सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? 9 है, 12 है, 101 है, एक से ज्यादा है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? चलिए, प्रमंडल की संख्या पूछा है, तो प्रमंडल की संख्या है आपकी 9। ठीक है, प्रमंडल की संख्या कितनी है, 9 है। देखिए कौन कौन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पटना, है ना, चलिए कौन सा का आपका, पटना, तिरहुत, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी। ठीक है, मगध, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया। क्लियर है, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, ये 9 प्रमंडल है। अब देखते हैं किस किस प्रमंडल में आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, किस किस प्रमंडल में कौन कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट आता है। चलिए, सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले आपका लेते हैं पटना। पटना है सबसे पहले, पटना प्रमंडल लेते हैं। चलिए देखिए, पटना में ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला सारा पटना का है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। क्लियर है, कौन कौन है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, रोहतास है, पटना है और आपका कौन सा है, नालंदा है। 6 हुआ। ठीक है, चलिए आगे। तिरहुत किस रंग से है, हरा रंग से। तिरहुत आपका किस रंग से है, हरा रंग से। चलिए देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, उसके बाद सीहोर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली किस में आया, तिरहुत में। कौन कौन है, दोनों चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, सीहोर है, मुजफ्फरपुर है और आपका वैशाली है, तिरहुत में आया। चलिए उसके बाद सारण, सारण में देखो गोपालगंज, सारण में गोपालगंज, सिवान, गोपालगंज, सिवान और सारण कितने हुए, 3 हुए। कितने हुए, 3 हुए। पटना में कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, तिरहुत में कितना हुआ, 6 हुआ और सारण में कितना हुआ, 3 आपका सारण में हुआ। अब आते हैं दरभंगा में। अब कहाँ, दरभंगा में देखिए कौन कौन सा है, मधुबनी, दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर किस में है, दरभंगा प्रमंडल में है। उसके बाद आते हैं कोसी में, उसके बाद आते हैं किस में, कोसी में आते हैं। चलिए कोसी में देखिए कौन कौन सा है। कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है और आपका कौन सा, मगध है। कोसी में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, सुपौल, ठीक है, मधेपुरा और आपका कौन सा है, सहरसा। कोसी में सुपौल है, मधेपुरा है और आपका कौन सा है, सहरसा स्थित है। ठीक है, उसके बाद पूर्णिया, ये वाला एरिया पूर्णिया, ठीक है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वही किशनगंज जहाँ पे सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है और सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद भागलपुर, भागलपुर में भागलपुर है और कौन सा है आपका, भागलपुर और बांका आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए मुंगेर में खगड़िया है, बेगूसराय, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। ठीक है, किसमें, मुंगेर में, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई किसमें आता है, मुंगेर में। अब बचा लास्ट में मगध, मगध में औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जहानाबाद है और कौन सा है, अरवल है। ठीक है, अरवल है, जहानाबाद है, गया है, औरंगाबाद है और नवादा है। तो ये टोटल कितने हुए, ये टोटल आपके 9 प्रमंडल हुए। तो कितने प्रमंडल, कितने हैं, 9 टोटल प्रमंडल है। आप खुद देखिए कौन कौन सा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 9।
क्या होगा 9। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है ये बताना है। आग्नेय की, परतदार की, रूपांतरित की, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। मुख्यतः चट्टान आपके 3 ही प्रकार के होते हैं, आग्नेय, परतदार और रूपांतरित। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, आग्नेय को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। परतदार चट्टान को तलछट्टी चट्टान भी बोलते हैं या अवसादी चट्टान भी बोलते हैं। परतदार को तलछट्टी या आपका कौन सा परतदार, तलछट्टी या अवसादी चट्टान भी इसे बोला जाता है। रूपांतरित को कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टान। आग्नेय को प्राथमिक चट्टान भी बोला जाता है, प्राथमिक चट्टान भी बोला जाता है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, संगमरमर आ जाएगा। ठीक है, संगमरमर हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा, नीस हो जाएगा, ये सब आपका किसमें, रूपांतरित में हो जाएगा। कौन कौन सा, संगमरमर, ठीक है, नीस, मार्बल, ये सब आपका किस में हो जाएगा, ये सब आपका रूपांतरित में हो जाएगा। आग्नेय में कौन सा होगा, आग्नेय में आपका ग्रेफाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट। आग्नेय में ग्रेफाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, ग्रेफाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, ये सब का सब किसमें, ये सब का सब आपका आग्नेय चट्टान में होगा। परतदार में कौन सा हो जाएगा, बलुआ, चूना हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका किस में हो जाएगा, अब परतदार में। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब आपका किस में, परतदार में हो जाएगा। तो अब पश्चिम चंपारण जिला की बात की गई है, वहां पे कौन सा होगा, परतदार वहां पे हो जाएगा, वहां पे कौन सा, परतदार हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। ओएनजीसी की, भारतीय पेट्रोलियम की, भारतीय तेल निगम की, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बिहार में जो बरौनी में स्थित है तेल शोधक कारखाना, ये किसकी इकाई है ये आपको बताना है, किसकी इकाई है ये बताना। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ से आपका 1973 की घटना है। 1973 में जो स्थापित हुआ था, ठीक है, मुंबई हाई, यहाँ से आपका तेल उत्पादन जो है ओएनजीसी के द्वारा 1976 में स्टार्ट हो गया था, प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उसके अलावा बरौनी तो बिहार में है ही, मथुरा कहाँ पे है, मथुरा आपका कहाँ पे है, मथुरा तेल रिफाइनरी आपका यूपी में है। हल्दिया तेल रिफाइनरी आपका कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। बोगाईगांव कहाँ पे है, असम में है। बोगाईगांव कहाँ है, असम में है। और बरौनी किसकी इकाई है, तो ये आपकी इकाई हो जाएगी किसकी, भारतीय तेल निगम की, किसकी, भारतीय तेल निगम की इकाई हो जाएगी। तो 132 का क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया। ठीक है, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 133। बिहार में चीनी पत्थर पाया जाता है, भागलपुर, मुंगेर, बांका, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये लगभग भागलपुर, मुंगेर, बांका वाले एरिया में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार सत्य कथन कौन सा है ये बताना। 3 कथन दिया है, सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। जाति आधारित जनगणना 2022 की बात की गई है। बताएंगे क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहला है बिहार में बिहार में 2,11,00,000 हिंदू, सही है। 55,92,000 मुस्लिम की संख्या में वृद्धि हुई है, सही है। ठीक है, चलिए
दूसरा है ईसाई, जैन, सिख समुदाय और कोई धर्म नहीं मानने वाले संख्या घटी है, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी आपकी और कुल आबादी दिया हुआ है, कुल आबादी में इतने की वृद्धि हुई यानी 25.6 आबादी बढ़ी है, ये भी सही है। चलिए आपका ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी दिया हुआ है, ठीक है, 104,099,452 और कुल आबादी है 130,72,531, यानी पिछले 11 वर्ष में बिहार की आबादी में 266 2585 की वृद्धि हुई यानी 25.6 आबादी बढ़ी है, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 2022 में जो जाति आधारित जनगणना हुआ है उसका रिपोर्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 135, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप देखते हैं उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः कितना है, मतलब कितना कितना भागीदारी है ये पूछा गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो किसी एक सरकार की नहीं होती है, उसमें तीनों का पार्टिसिपेट होता है, रिजर्व बैंक का भी जिस राज्य में है उसका भी और जो आपका प्रायोजक बैंक है उसका भी होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट लाने वाले कौन थे? मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस जो हैं उन्होंने ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। और इसमें जो हिस्सेदारी होती है वो 50% आरबीआई की, 15 राज्य सरकार का और 35 प्रायोजक बैंक का होता है, यानी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 136, बिहार में संचालित अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकृत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आप शादी कर रहे हैं अदर कास्ट में, दूसरे कास्ट में कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकृत होना जरूरी है। दूसरा है अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को दिया जाएगा कितना का अनुदान? सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा, सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा। चलिए, अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना और जाति प्रथा की समाप्ति, दहेज प्रथा की समाप्ति, मतलब अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि जाति प्रथा की समाप्ति होगी। अदर कास्ट में करेंगे तो फिर एक समय आएगा जब कास्ट ही नहीं रहेगा। दहेज प्रथा, मतलब जब अंतरजातीय विवाह होगा तो दहेज का जो है एक वो भी कम होगा, ठीक है। और ज्यादातर अंतरजातीय विवाह कब होता है? लव मैरिज में ही होता है, ठीक है। और जब लव मैरिज है तो फिर वहां पे दहेज की बात नहीं, ना के बराबर ही आती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? सही है, ये भी सही है और आपका वो भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 136 का डी। आगे 137, स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कितने अनुपात में व्यय में भागीदारी होती? ठीक है, 60 40 50 50 या फिर आपका 70 30। क्वेश्चन नंबर 137, तो ये जो भागीदारी है आपका ये होता है 60 40 में। कैसे? 60 40 में ये भागीदारी आपका होता है। तो 137 का क्या हो गया? ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 138, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ स्थित है ये बताना है। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। शून्य अंश अक्षांश रेखा को और किस किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, आपको बताए थे। अक्षांश रेखा ये आपका हो गया
जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, या विषुवत रेखा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद ये जो है आपकी, ये आपकी देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसको बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं, या आपका माध्यम रेखा भी बोला जाता है, प्रधान माध्यम रेखा भी इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रधान माध्यम रेखा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, जो कहाँ से गुजरता है? लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। कहाँ से? प्रधान माध्यम रेखा की बात करें तो कहाँ से? लंदन के कहाँ से? ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच से ये गुजरता है। ठीक है, तो ये बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, उसे नल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदन को नल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक में, या हिंद महासागर में कहाँ पे हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। कहाँ? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ पर? काहिरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटा आगे है, तो ये कहाँ स्थित है? 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम इसकी बात करें 15 आपका जो 15 डिग्री देशांतर है, अगर उतना चलेंगे तो 1 घंटा टाइम आगे बढ़ेगा। ठीक है, 15 डिग्री देशांतर जाने पर, 15 डिग्री देशांतर जाने पर कितना? 1 घंटा समय आगे होगा, 1 घंटा का समय आगे होगा। ठीक है, 1 घंटा का समय आपका क्या होगा? आगे होगा। यहाँ पर कितना? 2 घंटा है, तो 15 दूनी 30 पूर्वी देशांतर आपका क्या होगा? आगे होगा, 30 पूर्वी देशांतर। समझ में आया? अगर हम 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो 1 घंटा का समय आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो आपका क्या है? 2 घंटा है ना, 2 घंटा। तो 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर, तो 2 घंटा में 30 डिग्री और पूर्व की तरफ, कहाँ पे? पूर्व की तरफ बढ़ता है आगे, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत के मानक समय रेखा की बात करें तो ये ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। और कितना है भारत का मानक समय रेखा? भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से आपका कितना आगे है? ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? कब? दोपहर की छाया कब सबसे छोटी होगी? जब सूर्य हमारे सर के ऊपर रहेगा और लंबवत पड़ेगा, है ना। ऐसा कब होता है? ऐसा 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को ऐसा होता है। कब होता है? 21 जून को होता है, जब सूर्य की किरण क्या होती है? सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत पड़ती है। ठीक है, तब क्या होता है? तब छाया जो है वो एकदम छोटी बनती है। ठीक है, छाया एकदम छोटी बनती है। 21 जून इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 141। ज्वालामुखी है, देश है, बताना है कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 141 बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 चलिए देखते हैं। माउंट रेनर कहाँ पे? अमेरिका में। माउंट एटना कहाँ पे? इटली में। माउंट पेरकुटिन
मैक्सिको में और माउंट टैपो फिलीपींस में। ठीक है, माउंट रेनर अमेरिका में, माउंट एटना इटली में, माउंट पैरकुटिन मैक्सिको में और माउंट टैपे फिलीपींस में। माउंट टैपे कहाँ पे? फिलीपींस में। तो ए का क्या हुआ? 4 दोनों में है, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 142। बृहत बेसिन स्थित है कहाँ? अमेरिका में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बृहत बेसिन की बात की गई है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। बृहत बेसिन जो है ये कोलंबिया, आपका कोलंबिया और मोजाबे रेगिस्तान जो है, कोलंबिया और मोजाबे रेगिस्तान के बीच में स्थित है। कहाँ पे? कोलंबिया और मोजाबे रेगिस्तान, कोलंबिया और मोजाबे रेगिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, बीच में आपका स्थित है। ठीक है, बृहत बेसिन। और ये जो है आपका सबसे बड़ा रेगिस्तान है अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका कौन सा है? बृहत बेसिन में ही स्थित है। ठीक है, तो है कहाँ पर? अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका में आपका स्थित है। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पे है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर है ये भी बताना है। तो ये है आपका कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिसन आपका बेसिन ये कहाँ पर है? ये आपका कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, बृहत बेसिन कहाँ पे है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? सेल्वा, पंपास, पेरी, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। दक्षिण अमेरिका की बात की गई है। ठीक है, सेल्वा नहीं है, सेल्वास होगा। क्या होगा? सेल्वास हो जाएगा। सेल्वास कहाँ पे? अमेजन नदी घाटी में। ठीक है, पेरी कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। और पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में। सेल्वास की बात करें, अमेजन नदी घाटी, अमेजन नदी घाटी में। ठीक है, पेरी कहाँ पे? पेरी आपका उत्तरी अमेरिका में, पेरी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद आपका पंपास अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में है आपका पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? पार्कलैंड है, डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? पार्कलैंड है, पार्कलैंड है, डाउन्स है। ठीक है, पार्कलैंड है, डाउन्स है। न्यूजीलैंड में कैंटबरी है, न्यूजीलैंड में कौन सा है? कैंटबरी है, न्यूजीलैंड में कैंटबरी है। ठीक है, श्रीलंका में घास का मैदान पटाना है। श्रीलंका में कौन सा घास का मैदान है? पटाना घास का मैदान हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, अर्जेंटीना में। ठीक है, जो आपका है पंपास वो होगा। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 144। अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं ये कहाँ पे है? अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। अच्छा, अमेजन वर्षावन की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है आपका। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन अमेजन वर्षावन है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, लिखा हुआ भी है, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी से जो ऑक्सीजन आपका निकलता है वो आपका कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है?
वो ऑक्सीजन अमेजन वर्षावन से ही मिलता है। ये कहाँ पे है, ये आपका कहाँ है, तो ये आपका है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 145, किन दो शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु फ्रांस का सहयोग मिलेगा? चेन्नई, चंदेरगोड़े, पुदुचेरी, नागपुर, माहे, पुदुचेरी, एक से अधिक या इनमें से भी नहीं। तीन है, पुदुचेरी है, नागपुर है और आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, पुदुचेरी है, नागपुर है और कौन सा है, चंडीगढ़ है। ये तीनों आपका फ्रांस के सहयोग से विकसित होगा। तो आंसर क्या हुआ, और आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपको याद रखना है किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से ये स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया जाएगा। आगे है, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत नहीं की बात की गई है। अनवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? नवीकरणीय स्रोत में आपका कौन कौन सा आएगा? नवीकरणीय स्रोत में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? यहाँ तो अनवीकरणीय पूछा गया है, नवीकरणीय में, नवीकरणीय की अगर हम बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। ठीक है, ये सब किस में आएगा? ये सब आपका आ जाएगा, ये सब आपका किस में आ जाएगा? तो नवीकरणीय ऊर्जा में ये सब आपका आ जाएगा। ठीक है, और अनवीकरणीय में प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, यूरेनियम हो गया, कच्चा तेल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, यूरेनियम, कच्चा तेल, कच्चा तेल, कोयला, ठीक है, कोयला, ये सब इसमें आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नहीं है। कौन नहीं है? वायु, वायु नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 147, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है? ठीक है, इस वाक्य को क्या समझता है? मतलब भविष्य की जो पीढ़ी है उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करने की क्षमता विकसित करना क्या समझा जाता है, क्या समझता है, ये बताना है। ये होता है आपका सतत विकास। क्या होता है? सतत विकास आपका होता है। यानी आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये बताना है। हंगुल कहाँ पे पाया जाता है ये बताना है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। अगर हम जंगली गधे की बात करें, जंगली गधा की बात करें तो ये कहाँ पे? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका जल्दापाड़ा, कहाँ पे? जल्दापाड़ा और काजीरंगा, और कहाँ? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में, और जल्दापाड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जल्दापाड़ा कहाँ? पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा। ठीक है, और हंगुल कहाँ पे? दाचीग्राम। हंगुल कहाँ? दाचीग्राम में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, हंगुल दाचीग्राम अभ्यारण्य। हंगुल दाचीग्राम अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, साइबेरियन किरण केवलादेव, हाँ सही है, साइबेरियन किरण केवलादेव में पाया जाता है। साइबेरियन किरण लिख लीजिए, ये भी साइबेरियन, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन कहाँ पे? साइबेरियन क्रेन आपका साइबेरियन क्रेन आपका कहाँ पे? ये आपका पाया जाता है केवलादेव में। कहाँ पे? केवलादेव में, केवलादेव में। ठीक है, केवलादेव में। आंसर क्या हो गया? ए। आगे क्वेश्चन नंबर 149, एनजीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एनजीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा ये बताना है।
इसका पूरा नाम है, एन से नेशनल, जी से ग्रीन, टी से ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका पूरा नाम है, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसका पूरा हो जाता है। ठीक है, इसे पर्यावरण का अदालत भी कहते हैं, इसे पर्यावरण का अदालत भी कहा जाता है, पर्यावरण का अदालत भी एनजीटी को कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण के लिए ये कार्य करती है और पर्यावरण और वन जो संरक्षण है उसके लिए कार्य करता है। इसका जो स्थापना है 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। स्थापना कब हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 150, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, ये बताना है। हम्बनटोटा बंदरगाह बांग्लादेश में, भारत में, श्रीलंका में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम्बनटोटा बंदरगाह ये आपका श्रीलंका में है, कहाँ पे है, श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा कल बताए थे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, रॉटरडम, कौन सा, रॉटरडम बंदरगाह ये कहाँ पे है, नीदरलैंड में। रॉटरडम बंदरगाह कहाँ है, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी बताए थे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। बाकी बंदरगाह से बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज के सेट का डिस्कशन आपका समाप्त होता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सेट लगाते रहें और उसका डिस्कशन करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को अब तो रात हो चुकी है, गुड नाइट, अच्छे से सोइए, पढ़िए और अपना बेस्ट एग्जाम में दिया कीजिए। ठीक है।